हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो यस, माय नेम इज ऋतिक कुमार एंड माय ब्यूटीफुल एंड क्यूट से चैनल पार्थ फिजिक्स पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज आपका होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, 10th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 4। यानी ये आपका क्लास चौथा है, चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कि वो लेक्चर अवश्य से अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो कुछ हो नहीं सकता है कि नहीं। और स्पेशली आपको बोर्ड का एग्जाम देना है ना। तो आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो ये वीडियो जो भी अपलोड हो रहा है वो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं इतना बता दूं कि क्वेश्चंस यहीं से हिट होने वाले हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहीं से हिट होंगे। तो अगर आप ये वीडियोस नहीं देखिएगा तो फिर क्या ही कर रहे हैं आप, जा करके सो प्लीज आप उस वीडियो को देखें। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को भी अपलोड कर दिया गया, वो कंप्लीट है। तो आप बारी बारी से एक एक चैप्टर को देखते जाइए, एक एक वीडियो को, आपको हर एक चीज समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा। ना का सवाल ही नहीं है कि एक बार नहीं समझ में आएगा तो उसको पीछे करके दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए, तो चैप्टर जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें जिस बात के बारे में बात किए थे उसको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। वहां पे हम लोग अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहे थे, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में, और उसका एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था, μ2 बटे में μ1 इज इक्वल टू v1 बटे में v2। और इस फॉर्मूला को हमने इस फॉर्मूला के बारे में बताया था। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला कैसे आता है। जैसे ये एक सरफेस है जो दो मीडियमों को अलग कर रहा है। इस सरफेस के ऊपर एक अलग मीडियम है और इस सरफेस के नीचे एक अलग मीडियम है, यानी माध्यम दोनों जगह अलग अलग है। ये माध्यम एक अलग है, ये माध्यम एक अलग है। कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम से, यानी कि माध्यम नंबर 1 इसको मान लीजिए और माध्यम नंबर 2 इसको मान लीजिए। तो आपको बताया था कि हर माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तो ऐसे में ये भी मान लीजिए कि पहला माध्यम है, उसका अपवर्तनांक है μ1 और इसका अपवर्तनांक μ2 है। राइट, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो कोई प्रकाश की किरण जो है वो पहले माध्यम यानी इस माध्यम से होकर के आया। मान के चलिए कि वो सघन है, सॉरी विरल मान लीजिए। क्या है? विरल। अरे विरल सघन समझ में आता है ना? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई? सब तो पीछे वाले वीडियो में बात मेंशन बता चुके हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका सिंपल एक ही मतलब है कि आपने वो वीडियोस नहीं देखा। तो आपसे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे क्या बोले आपको, अब कुछ मेरे पास वर्ड नहीं बचा। आपसे रिक्वेस्ट कि वो वीडियोस देख के आइए, क्योंकि आप ही का फायदा होगा, है कि नहीं हो? तो वीडियोस स्किप मत कीजिए। तो यहां से सपोज मान के चलिए कि विरल माध्यम ये है और ये जो माध्यम 2 है वो आपका सघन है, और कोई प्रकाशीय किरण विरल से सघन में ऐसे प्रवेश किया। यहां पे जिस पॉइंट पे, यानी कि ये वो सरफेस है जो दो मीडियमों को अलग कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे ये किरण आकर के इंसिडेंट हुई है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और यहां पे एक हम अभिलंब बनाते हैं ऐसे। और जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो क्या होता है? वही होता है। क्या होता है? क्या होगा? मुझे नहीं पता सर, क्या होता है मुझे नहीं पता, बता दीजिए। इतना कॉमन चीज नहीं पता है, खैर क्या ही करेंगे, फिर से बताएंगे। जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो हमेशा अभिलंब की तरफ बैंड हो जाएगा ऐसे, राइट। और ये बैंड होता है, इसी घटना को, इसी परिघटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ये भी बात कर चुके हैं। तो और ये भी आपको पता है कि माध्यम अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों जगह पे स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं रहेगा।
यानी कि यहाँ पे प्रकाश का चाल और यहाँ पे प्रकाश का चाल दोनों जगह सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे लेट सी मान के चलिए कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है v1 है और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v2 है। तो ऐसे में हमने एक यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिया था कि ये जो किरण है वो जा कहाँ पे रहा है। सबसे पहले माध्यम 2 में जा रहा है, आ कहाँ से रहा है माध्यम 1 में, जा कहाँ रहा है माध्यम 2 में। तो जहां पे माध्यम 2 में जा रहा है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना है μ2, तो इस μ2 को ऊपर रखिए और जहां से आ रहा है, आ कहां से रहा है माध्यम 1 से, तो इसका अपवर्तनांक μ1 को नीचे रखिए और बराबर में माध्यम 1 में इसका स्पीड कितना था v1 और माध्यम 2 में इसका स्पीड कितना है v2। यहां से तो ये फॉर्मूला निकल के आया था। ये था आपका रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी सापेक्षिक अपवर्तनांक। और एक और बताते हैं एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। दोनों में बहुत चीजें अंतर नहीं है। निरपेक्ष अपवर्तनांक हवा से किसी माध्यम का अपवर्तनांक को कंपेयर कर लीजिए, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। बाकी सापेक्ष अपवर्तनांक हवा को छोड़कर किसी दूसरे माध्यम से तुलना कर लीजिए तो उसका अपवर्तनांक वो क्या हो जाएगा, सॉरी उसका वो अपवर्तनांक हो जाने वाला है आपका सापेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस पे एक आज हम बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहां से ना हमें नहीं पता है कि V2 का वैल्यू कितना है, राइट, लेकिन हमें इतना मालूम है V1 कितना है, μ1 कितना है और μt कितना है। तो इस फॉर्मूला से हम इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकता है कि नहीं हो। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हल्का सा क्रिटिकल चीज है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है। आपको समझ में आता है तो बहुत मजा आएगा। देखिए इस फॉर्मूला से हम किसी दूसरे माध्यम के में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि बताइए हीरा में प्रकाश का चाल कितना होगा, यानी कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट आपको बताना है। हमें नहीं पता है कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, लेकिन इस फॉर्मूला से हम लोग डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। कैसे कि आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक मालूम है। जो डायमंड का अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, राइट। ये बात पहले ही हम लोग बता चुके हैं। और ये सबसे अधिक यानी कि दुनिया में जितने भी मीडियम है उसमें सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका। मतलब अभी तक देखा गया है तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ही है, वो है आपका 2.42 अपवर्तनांक। अब बात करते हैं ये कि हाँ सर हमको तो पता है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42, ठीक है। तो ये जो 2.42 है ये कौन है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब कि ये सापेक्षिक अपवर्तनांक, कहने का मतलब सिंपल सा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है कि सापेक्षिक अपवर्तनांक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना 2.42 ये एक निरपेक्ष अपवर्तनांक है, क्योंकि ये कंपेयर हो रहा है एयर के कंपेयर में, यानी हवा के तुलना में जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है वो है 2.42। बाकी किसी दूसरे माध्यम से हम तुलना करेंगे ना, बाकी किसी दूसरे मीडियम से, तो ये कुछ अलग आ जाएगा, है ना। तो ये जो है ना 2.42 ये एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है यानी 2.42 है तो हीरा में प्रकाश का चाल कितना होगा, यही क्वेश्चन है। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले देखिएगा फोकस ऑन द बोर्ड, ओके, और आपको कहेंगे फोकस ऑन द फोन। सर सब लोग बोलते हैं फोकस ऑन द बुक और आप बोल रहे हैं फोकस ऑन द फोन। सब लोग कहते हैं कि फोकस फोन पे नहीं करना है, मोबाइल पे नहीं। अभी करिए पागल, अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई वाला, तो अभी आप फोकस कीजिए कहां पे, फोन पे।
तो जब भी पढ़ाई कीजिए ना फोन पे, तो फोन पे फोकस कीजिए, जो काम कीजिए उसी पे फोकस कीजिए। खैर एनीवेज, चलिए ध्यान सुनिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि ये डायमंड यानी हीरा, हीरा ऐसे लिखाएगा, खैर एनीवेज देख लीजिए कैसे लिखाएगा। हीरा का सॉरी हीरा में और सॉरी हीरा का अपवर्तनांक यानी म्यू का वैल्यू म्यू 2.42 है। तो हीरा में प्रकाश का चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। चलिए आइए इसके लिए निकालते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो एक हम बॉक्स बना रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये डायमंड है। ये क्या है? हीरा। सर इतना बड़ा हीरा आपके पास है क्या? है तो दीजिए ना। ओ मेरे पास नहीं है। अगर आपको चाहिए हीरा तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि हीरा खुद मेहनत करके निकलता है। ना जाने कितना टेम्परेचर झेला होगा, पृथ्वी का कितना टेम्परेचर झेला होगा, तब जाके हीरा बना होगा। तो आपको तो गर्मी झेलना पड़ेगा दोस्त। बिना गर्मी झेले आप हीरा बन ही नहीं सकते। हीरा बनने के लिए आपको गर्मी तो झेलना पड़ेगा। उसी कोयले के खान से ये हीरा निकलता है ना। और कोयला आपको पता है कि उसको काला सोना कहा जाता है। तो जब तक आप गर्मी नहीं झेलिएगा, जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा, तो हीरा बनना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं? हाँ सर मेहनत करेंगे तभी तो। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिए देखा, ध्यान सुनिए। तो ये है आपका डायमंड और इसके ऊपर है हवा। इसके ऊपर क्या है? हवा, एयर। आप सभी को पता है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? म्यू का वैल्यू। हवा का म्यू का वैल्यू होता है 1, यानी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है और म्यू2 का वैल्यू है आपका 2.42, राइट। कोई प्रकाश की किरण एयर से आकर के ऐसे इंसिडेंट हुई और यहाँ पे नॉर्मल, अभिलंब, और आपको पता है कि ये एक क्या है? ये एक विरल माध्यम है, ये एक सघन माध्यम है। ये एक रेयर है और एक डेंसर है। एक रेयर मीडियम, ये एक डेंसर मीडियम। तो ये हल्का सा बैंड होकर के इधर निकल जाएगा, राइट, क्योंकि रेयर टू डेंसर में आ रहा है, यानी कि विरल से सघन में आ रहा है। अब सुनिएगा, मुझे नहीं पता कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि हवा में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा। उसको सी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब सुनिए, फॉर्मूला तो वही है, म्यू2 भागा म्यू1, यहां पे लिखते हैं म्यू2 भागा म्यू1 इज इक्वल टू v1 बटे में v2। म्यू2 फाइनली जिस मीडियम में किरण जा रहा है, म्यू1 जिस मीडियम से किरण आ रहा है, और v1 जिस मीडियम से किरण आ रहा है, और v2 जिस मीडियम में किरण जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे म्यू2 का वैल्यू कितना होगा, कहां पे जा रहा है। तो देखिए ये इस डायमंड में इंटर कर रहा है, डायमंड में प्रवेश कर रहा है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42। और म्यू1 यानी जहां से किरण आया है, आया कहां से है? हवा से। तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अपवर्तनांक, इज इक्वल टू v1, हवा में स्पीड ऑफ लाइट, यानी जहां से किरण आया है। तो कितना है? c, और इसका वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे लिख सकते हैं 3 × 10⁸। और हमें नहीं पता कि v2 कितना है, तो लेट हम मान लेंगे कि यहां पे इसका जो स्पीड है वो x मीटर पर सेकेंड है। लेट माना कि, यहां पे लिख लीजिए, माना कि स्पीड ऑफ लाइट, माना कि हीरा में प्रकाश की चाल x मीटर पर सेकेंड है, राइट। इसको हमने माना है। तो अब ध्यान से सुनिए, ये है 2.42/1, इसका मतलब ये हो जाएगा 2.42 इज इक्वल टू
3 इंटू 10⁸ तो यहां से x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर 3 इंटू 10⁸ बाई 2.42। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली निकल के आएगा 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो डायमंड में स्पीड निकल के आया वो आया 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सर कैसे बना दिए, इसको कैलकुलेट कीजिए जरा। इसको कैलकुलेट आप नहीं कर सकते? अरे यहां से डेसिमल हटाओ यार, ऊपर 2 जीरो चढ़ाओ, 2 जीरो से सीधा 3 में गुणा करो, 300 बटा में 242, 242 से 300 में भाग दोगे तो यही आवेगा। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। हाँ सर समझ में आता है, चलिए ठीक है आगे बढ़िए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब ये जो आपको हम फॉर्मूला गांठ बांध करके याद करवाने की प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्योंकि इस फॉर्मूला से आप किसी भी मीडियम के, कोई भी मीडियम हो, आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मालूम है उसका, अपवर्तनांक उसका मालूम है, तो आप बड़े आसानी से उसमें स्पीड ऑफ लाइट निकाल काम कर सकते हैं। जैसे आपसे एक होमवर्क HW करवा दे या छोड़ दिया जाए, चलिए करवाते हैं, या इसको कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा है कि कांच में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, स्ट्राइट ट्राइट, और आपको ये पता है कि कांच में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है कि नहीं। अब ये नहीं पता है तो अरे मालूम करो यार, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको मालूम होना चाहिए आपको इन सब बातों को। तो यहाँ पे म्यू जी लिख दे। म्यू जी मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5 होता है। और एयर में कितना होता है, 1 होता है। और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में स्पीड नहीं मालूम, x मान लेंगे सिंपल यहां से। तो यहां से x इज इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू 10⁸ बाई 1.5, 1.5 दूनी का 8, सॉरी 1.5 दूनी का 3, सॉरी गाइस। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना मिला, 2 इंटू 10⁸ मीटर। हो गया x इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जरा देखिए ये कैमरा में दिख रहा है क्या, या ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है। यानी कि जो आपका इसका कांच में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि हमने पहले ही बता रखा है कि ना हो। अब जो वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा, जो नहीं देखे होंगे उनको नहीं मालूम होगा, सिंपल बात, और क्या कर सकते हैं। तो ये तो था, मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स थे। ऐसा हो सकता है कि आपसे एग्जामिनेशन में ये न्यूमेरिकल्स पूछ लिए, दोनों ज्यादा संभावना है, या फिर वाटर में आपसे पूछ ले। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33। तो होमवर्क में आप इसको काउंट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा, फेंक के मारिएगा। कोई कमेंट नहीं करता यार, पिछले वीडियो में भी कुछ कमेंट करने के लिए बोले थे, कोई कमेंट नहीं किया। खैर क्या ही बताए यार, बड़ा दिक्कत है, कैसे आप लोग पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आता। खैर एनीवेज, यहां पे आपको होमवर्क में कोशिश कीजिएगा कमेंट में स्पीड ऑफ मतलब स्पीड ऑफ लाइट वाटर में निकालने का, क्योंकि वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अच्छा एक सवाल पूछ सकते हैं, इजाजत हो तो। नहीं इजाजत हो, अगर नहीं पूछेंगे तुम सब घुसिया जाते हो, सर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, कभी तो मस्ती वाला बातें नहीं करते हैं। हाँ मस्ती, अरे देखो पूछना क्या चाहते हैं गौर से सुनो। हाँ सर पूछ लो, आपका मन है तो आप क्या ही कर सकते हैं, पूछो। ठीक है देखो पूछ रहा है,
पूछ हम ये रहे हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अरे इतना बात समझ में आ रहा है? देखो सुनो, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, हाँ आ रहा है। और कहने का मतलब है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 तो और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जरा सोच के बताना, सोच के, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस। हाँ सर सोचेंगे, जरा सोच के बताना कि स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में निकलेगा इससे ज्यादा होगा या कम? किससे? 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से। जरा सोच के बताना। क्यों नहीं आ रहा है? हो गई बत्ती गुल? हाँ सर बत्ती तो गुल हो गई, लेकिन मीटर अभी भी चल रहा है। मीटर नहीं चलाओ, बत्ती चलाओ, बत्ती, दिमाग की बत्ती। हाँ सर जलेगा, कब जलेगा? जलाओ। देखो हम आपको एक बात बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट, राइट? यानी कि जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो अब भाई मेरे एक बात बताना, 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर ऑफ वाटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दोनों में से ज्यादा कौन? मेरे ख्याल से तो 1.5 है कि नहीं हो? अरे मेट्रो है कि नहीं? 1.5। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होना चाहिए किसका? वाटर का। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा आने वाला है। हाँ सर, हाँ समझ गए, कुछ तो बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर 1 और इन वैक्यूम का बात नहीं करते, वैक्यूम की बात नहीं करते, हम एयर की बात करते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसलिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है कि नहीं? ये बात तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, और ये फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए हम इस चैप्टर के बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है लेंस। सर सब टॉपिक को बोलते हैं खूबसूरत है, तो बदसूरत कौन है? खराब टॉपिक कौन है? खराब, वो भी फिजिक्स में। क्या ही कर रहे हो यार? फिजिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। फिजिक्स से खूबसूरत कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो अगर सब्जेक्ट ही खूबसूरत है तो टॉपिक तो खूबसूरत होगा ही। यानी मम्मी खूबसूरत है तो बच्चे भी खूबसूरत होंगे, इसलिए हाँ सर शादी करेंगे तो किसी खूबसूरत लड़की से, है कि नहीं हो? बकलोल, सबका ध्यान इधर उधर जा रहा है। यहाँ पे हम कह क्या रहे हैं, इन लोग का ध्यान कहाँ जा रहा है? हे प्रभु, हे हरे राम, कहाँ है आप? दर्शन दीजिए प्रभु, ये घोर कलयुग चल रहा है। जरा इन लोगों को सब बुद्धि दो भगवान। चलो ध्यान से सुनो अंटर पंटर लोग, चलो ध्यान सुनो। यहां पे हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट, जिसका नाम है लेंस। लेंस आंख में लगा के गोरी, लेंस नीला नीला है। लेंस आंख में, हाँ बिल्कुल आंख में लगता है लेंस, लेकिन और ये जो हमारा आंख है ना, ह्यूमन आई, वो भी लेंस पे ही काम करता है। आपके फोन का कैमरा होगा, उसमें भी लेंस लगता है,
और हमारे आंख में भी लेंस लगता है। लेंस होता क्या है बेसिकली, जरा गौर से सुनना। जैसे लेंस क्या होता है आपको जस्ट बताएंगे, लेकिन आपको दर्पण समझ में आता है कि नहीं आता है, मिरर समझ में आता है कि नहीं आता है। जैसे आपको एक एस्फेरिकल मिरर बताए थे, गोलीय दर्पण, एक खोखले गोले का भाग होता है, और वो दो टाइप्स का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, राइट। अरे यही होता है ना, अवतल और उत्तल, यही दो प्रकार के लेंसेज होते हैं, सॉरी दर्पण होते हैं। लेंस क्या होता है, जैसे देखिएगा ये हमारे पास दो कांच का बना हुआ गोला है। क्या है? दो कांच का बना हुआ गोला है। अब करते क्या है कि इस वाले कांच के गोला पे इसको ओवरलैप कराते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से, और यहां से क्या करते हैं, इस कांच को काट के अलग कर देते हैं, राइट, और इसको भी यहां से काट करके इसको अलग कर देते हैं। तो ये बन गया आपका एक लेंस, और ये लेंस अंदर ही अंदर एकदम पूरा फिल होगा, पूरा फुल होगा। फुल कहने का मतलब है कंप्लीट रूप से भरा हुआ होगा, कहीं पे खाली नहीं होगा, हॉलो नहीं है। ये हॉलो मतलब खोखला नहीं है। ये जो दोनों कांच लिए ना, ये दोनों कांच खोखला, हॉलो गोला नहीं है, हॉलो स्फीयर नहीं है, खोखला नहीं है ना। तो सिंपल कहने का मतलब है कि इसी से, किसी और कोई खोखला गोला नहीं है, कंप्लीट रूप से भरा हुआ है, उसी से बनता है लेंस। और लेंस एक प्रकाशीय यंत्र है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के फिनोमिना को कराता है। प्रकाश के अपवर्तन के फिनोमिना यहीं से होता है। जैसे आपने कभी देखा हो, कभी ना कभी तो अपने कभी ना कभी क्या आप अक्सर देखते होंगे, कितने लोग चश्मा पहनते हैं, है ना। तो चश्मा में उनके चश्मा में लेंस लगा हुआ होता है, वो लेंस यही होता है, या तो ये होगा या फिर उनके आंख में जो लेंस लगा है वो ये होगा। ये कैसा लेंस है सर, जरा देखो, इसी में से बना है। एक काम करो, इसको यहां से काट दो, हाँ सर, और इसको यहां से काट दो, और एक काम करो, इन दोनों को मिला दो और बीच में कांच को भर दो, बाहर से कांच ला करके डाल दो, है ना। तो यही बन गया आपका लेंस। यानी लेंस कुछ नहीं, कांच का ही बना हुआ एक भाग होता है, कांच का ही एक टुकड़ा होता है, जो कंप्लीट रूप से भरा हुआ होता है, कांच से भरा हुआ होता है, कहीं पे हॉलो नहीं होता। हॉलो मतलब खोखला नहीं होता है, राइट। चलिए तो बात करते हैं, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस आपके मुख्य रूप से लेंस दो टाइप्स के होते हैं। पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। अब इतना तो ये देख करके, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन देख करके आया है, उनको तो ये फोटो देख करके, ये फिगर देख के ही पता चल रहा होगा कि कौन उत्तल लेंस है और कौन अवतल लेंस है। देखिए, हम वहां पे उत्तल दर्पण के लिए क्या बोले थे, जिसका परावर्तक सतह, नोट कीजिएगा क्या बोल रहा है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ। यहां पे लेंस है, और लेंस से कौन प्रकाश की कौन सा फिनोमिना घटित होता है, कौन सा घटना घटता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। वहां पे दर्पण से परावर्तन की घटना हो रहा था, इसलिए वहां पे परावर्तक सतह का नाम ले रहे थे। यहां पे कौन सी घटना घट रहा है, अपवर्तन, इसलिए यहां पे हम जो नाम यूज करने वाले हैं वो अपवर्तक सतह, परावर्तक नहीं, अपवर्तक सतह। और लेंस में दो अपवर्तक सतह होता है। देखिए, इसमें भी दो अपवर्तक सतह, इसमें देखिए गौर से, ये हमारे पास एक लेंस है, तो चाहे प्रकाश इधर से इंटर करे, चाहे प्रकाश इधर से इंटर करे, तो अगर इधर से प्रकाश इंटर करेगा तो इधर निकलेगा, और इधर से प्रकाश इंटर करेगा तो इधर निकलेगा। तो दोनों केस में प्रकाश का अपवर्तन होगा, है ना। और दोनों केस में अगर लाइट को अगर सेम टाइप, जैसे यहां पे इंसिडेंट कराए वैसे यहां इंसिडेंट कराए, तो वो रिफ्रैक्शन भी सेम ही टाइप का होगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब सिंपल सा है कि किसी भी लेंस में दो अपवर्तक सतह होता है, चाहे वो ये लेंस हो, चाहे फिर वो ये लेंस हो। इस लेंस में भी आपको दो अपवर्तक सतह दिखाई दे रहा होगा। देखिए, रिफ्रैक्टिव सरफेस,
देखिए ये है आपका एक अपवर्तक सतह, ये है, चाहे यहां से किरण को इंसिडेंट कराइए रेस को, या फिर इधर से रेस को इंसिडेंट कराइए, दोनों ही जगह पे प्रकाश का अपवर्तन होगा। लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं था। जैसे हमारे पास ये कौन सा दर्पण है, नाम याद है कुछ? अरे कछु याद है? नहीं सर कछु तो याद नहीं है। काहे नहीं याद है कछु? याद करो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्रों, मेरे गुड्डो एवं गुड़ियों। देखो मेरे अंटर पंटर लोग क्या ही बोले, क्या क्या बोले। ये आपके पास एक अवतल दर्पण है। दर्पण में परावर्तन की घटना घटती है, तो इधर से कोई प्रकाश की किरण को इंसिडेंट कराएंगे, आपतित कराएंगे, तो इसका अपवर्तन की घटना होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दर्पण के पीछे से आपतित हो रहा है। और ये जो है, ये इधर से जब कोई प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे तब इसका परावर्तन होगा, क्योंकि इसको दर्पण के सामने से इंसिडेंट करा रहे हैं। यानी इसका परावर्तक सतह सिर्फ एक ही हो सकता है, चाहे अवतल हो दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण। लेकिन लेंस में दो अपवर्तक सतह होता है, किधर से भी अपवर्तक करा सकते हैं। एक बचपन में कभी आपने नाम सुना है दुमुहा सांप? ये लेंस कुछ उसी तरीका का है, दोनों तरफ से इसमें किरण को इंसिडेंट करा सकते हैं और अपवर्तन की घटना दोनों तरफ से हो सकता है। लेकिन परावर्तन के केस में नहीं होगा बाबू, यानी दर्पण के लिए नहीं होने वाला है। दर्पण के लिए होता तो आप जो घरों में दर्पण लगा है या तो उसके पीछे भी खड़े हो सकते थे, तब भी उसका प्रतिबिंब बनता, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि परावर्तन सिर्फ एक ही तरफ से होता है, राइट। तो लेंस एक प्रकार का ऐसा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके दोनों साइडों से रिफ्रैक्शन की घटना घटित होती है, दोनों तरफ से रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, राइट। तो ये है आपका लेंस। मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि अवतल किसे बोलेंगे और उत्तल किसे बोलेंगे।